हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। हम लोग आज बेसिक मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ग्राफ्स, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ग्राफ्स जनरली कोई भी तरह का डिपेंडेंसी चेक करने के लिए बनाया जाता है। किसी पर किसी का डिपेंडेंसी किस तरह का है उसको पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करने का तरीका होता है ग्राफ्स। ये हर सब्जेक्ट में काम में आ सकता है हम लोग को। ये फिजिक्स में भी आता है, ऑब्वियसली प्राइमरीली बहुत आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आ सकता है, मैथ्स में आता है, कॉमर्स सेगमेंट्स में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में, स्टैट्स में, अलग अलग जगह जहाँ पर भी डिपेंडेंसी ऑब्जर्वेशन होती है। आई मीन ग्राफ्स तो इवन हम लोग क्रिकेट मैच में भी देखते हैं कि भाई जब लोग प्रोजेक्शन देख रहे होते हैं कि भाई किस तरह का रन रेट चल रहा है, राइट। सो ग्राफ्स पर अगर डिस्कशन स्टार्ट किया जाए तो हम लोग के आसपास जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा y वर्सेस x जनरली जो ग्राफ होता है हम लोग इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहते हैं डिपेंडेंट ऑन x। हम लोग y पर और x पर अलग अलग वेरिएबल डालते हैं। मतलब जो इंडिपेंडेंट होता है वो होता है x पर और जो डिपेंडेंट होता है वो होता है y पर। एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी और टाइम का, जैसे एक बॉडी मूव कर रही है कोई स्पीड से, राइट, और अलग अलग टाइम पे उसका क्या स्पीड है मेरे को ये दिखाना है, तो मेरे को पता टाइम इंडिपेंडेंट होता है और वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है टाइम पर। या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, कि एक बॉडी का अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन पर है तो वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है समय के अनुसार। हम लोग हो सकता है कि हम लोग कोई रियल लाइफ पॉपुलेशन पर बात करना चाहें कि अलग अलग ईयर्स में क्या पॉपुलेशन था हम लोग के देश का या से वर्ल्ड का, राइट। सो यू कैन हैव एनीथिंग ऑन वाई विच डिपेंड्स ऑन एक्स, राइट। अभी हम लोग हर जगह देख सकते हैं ऐसा। बट जनरली जो भी अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होता है वो जो भी शेप जो होगा वो दो तरह के प्राइमरी शेप हो सकता है। नंबर वन लीनियर, नंबर टू कर्व, राइट। दो ही पॉसिबिलिटी है, लीनियर या कर्व। अगर बात करें लीनियर का तो लीनियर मतलब कोई ना कोई तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और कर्व तो बहुत तरह का हो सकता है। मे बी एक कर्व हो सकता है जो पैराबोलिक कर्व हो। अब जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोग पढ़ेंगे भाई समय पर। क्लास 11 में हम लोग मैक्सिमम लोग जिन लोग पढ़ रहे हैं उन लोग को नहीं पता होगा, या और भी कोई छोटे स्टैंडर्ड में हो तो उन लोग को भी नहीं पता होगा। बट पैराबोलिक कर्व हो सकता है। पैराबोलिक कर्व के बारे में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादातर। वो इस तरह का शेप होता है ना। अगर इसका एक पार्ट देखें तो इस तरह का कर्व हो सकता है, इस तरह का कर्व हो सकता है। पैराबोलिक कर्व इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। तो पैराबोलिक कर्व हो सकता है। कर्व कैन बी अ पैराबोलिक कर्व, ठीक है। कर्व कैन बी अ एलिप्स, हो सकता है ये हाइपरबोलिक हो सकता है ये सर्कल हो, राइट। अब कब कहाँ पे कौन सा कर्व होगा वो हम लोग इक्वेशन देख के समझते हैं, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अभी। कर्व कैन बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व, ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन कॉस का भी ग्राफ होता है ना, तो दैट कैन बी अ कर्व। साइन कॉस टैन कर्व है ना, सेक कोसेक कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एक्सपोनेंशियल कर्व, इट कैन बी लोगैरिथमिक कर्व, और कैन बी एनी एल्जेब्राइक, कोई भी एल्जेब्राइक इक्वेशन अगर है, जैसे एग्जांपल y इक्वल्स टू 3x³ + 5x² + 2x + 1, कोई भी एल्जेब्राइक इक्वेशन होगा उसके लिए भी कुछ ग्राफ हो ही सकता है। इसको हम लोग अदर्स में डालते हैं, बाकी सबको एक बार इसमें समझेंगे। तो जनरली इसी तरह से हम लोग डिवीजन कर सकते हैं प्राइमरीली। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है हम लोग इक्वेशन देख के समझते हैं। अब एग्जांपल लो, y इक्वल्स टू 3x + 2 एग्जांपल, लेट्स से, बहुत बेसिक बात है, ठीक है। तो y इक्वल्स 3x + 2 में से x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर y इज डिपेंडेंट ऑन x। जितने भी लोग मैथ्स में अगर स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं उनको पता होगा कि ये 2 जो होता है ये होता है y इंटरसेप्ट, और ये 3 क्या है, स्लोप है। स्लोप है मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरह का बनेगा, और वहीं यहाँ पे -3x + 2 होता तो ग्राफ इस तरह का बनता। पार्डन मी, ये 2 से ही पास करेगा, बट सॉरी, राइट।
से इसका स्लोप +3 है तो इसका स्लोप क्या है, -3 है, राइट। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अच्छा, अब मान लो ये y की जगह अगर वेलोसिटी होता, 3 की जगह अगर मान लो u होता, x की जगह मान लो t होता, या 3 की जगह मान लो a होता, x की जगह t होता और 2 की जगह u होता, तो v = u + at जैसा कोई इक्वेशन अगर दिखे और अपने को पता है ये 3 जैसे कांस्टेंट है, वैसे यहाँ पे ये a अगर कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, v वर्सेस t का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, राइट। अब वहीं पर ये a अगर माइनस है, ये जो भी कांस्टेंट है ये अगर एक माइनस में है तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। ये ग्राफ इस तरह का बनेगा, और वहीं पर ये प्लस होता तो ग्राफ ये वाला बनता, राइट। समझ आ रहा है। तो अपने क्या किए, y को v से कंपेयर कर दिए, अगर यहाँ पे v दे देते हैं, और x को t से कंपेयर कर दिए, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बन गया, जिसमें अगर a प्लस है तो ये वाला, और a अगर माइनस है तो ये वाला, ठीक है ना। फॉर a पॉजिटिव 1, फॉर a नेगेटिव 2। समय जहाँ पे a कोई कांस्टेंट है, बाद में चल के पढ़ते हैं हम लोग मैथ्स फिजिक्स में कि भाई ये a कुछ नहीं, ये एक्सेलरेशन है एक्चुअली, और अपने इस बारे में बात करने वाले हैं आगे चल के डिस्कशन में। बट फिलहाल के लिए कोई भी ग्राफ हो सकता है, तो अगर यहाँ पे प्लस या माइनस रहेगा उसके अनुसार ये ग्राफ या फिर ये ग्राफ होगा, राइट। नाउ दिस कर्व कैन बी पैराबोलिक, एलिप्टिकल, हाइपरबोलिक और सर्कल। एग्जांपल लेते हैं, कोई भी पैराबोलिक का इक्वेशन कैसा होता है, y² = एग्जांपल लो 4ax। ये कोई भी पैराबोला का इक्वेशन होता है, इसमें क्या होता है, कोई एक स्क्वायर होता है, कोई एक लीनियर रहता है। एग्जांपल लो x² = 4ay, या फिर एग्जांपल लो y = ax² + bx + c। दिख रहा है यहाँ पे y सिंगल पावर पर है, पर x यहाँ पे डबल पावर पर है, मतलब इसका बेसिक मतलब हुआ 2x पर सेम y पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, 2y पर सेम x पॉसिबल को स्क्वायर हो जा रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ रहे, इसका ग्राफ का शेप, जनरल शेप्स कुछ इस तरह का होता है, राइट। इस बारे में और डिस्कशन और बेसिक मैथ्स के पीछे वीडियो में किए हुए हैं, ठीक है। तो इट कैन बी पैराबोलिक, बहुत ज़्यादा दिखता है ये, तो इसे रफ स्केच कर पाते हैं हम लोग को देखो रफ स्केच करना सीखना है, एक रफ टेंडेंसी कैसा है ग्राफ का वो पता लगाना है। बहुत बार हम लोग को जब कुछ नहीं पता लगता तो हम लोग पॉइंट प्लॉटिंग करते हैं, वो बात का बात है, बट रफ स्केचिंग करने का जब बात आता है ना, तो हम लोग एक्सप्रेशन को पहचानते हैं। जैसे ये y पर, ये x पर, ये y पर कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हम लोग से बात की सोते पहले पॉपुलेशन, है ना, यहाँ पे टाइम, कुछ भी हो सकता है, एरिया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिपेंडेंसी कि अगर एक रोड पे चल रहे हैं तो बदलते हुए एरिया के साथ पॉपुलेशन किस तरह बदल रहा है, मतलब हम लोग एक लैंड को कवर कर रहे हैं आस्ते आस्ते, तो पर यूनिट एरिया बढ़ते बढ़ते कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, कुछ भी तरह का डिस्कशन हो सकता है। एलिप्स का जनरल इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² = 1, है ना। तो कुछ भी अगर इस फॉर्म का स्टैंडर्ड का मिलता है तो वहाँ पे शेप जो बनेगा वो एलिप्स बनेगा। एलिप्स कुछ इस तरह का होता है, जहाँ पे ये a क्या है, x के नीचे ये वाला लेंथ है, और यहाँ पे क्या x = माइनस है, ये y = प्लस भी और ये y = माइनस भी है, राइट। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, थोड़ा बियर करो, थोड़ा देख ले, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग पे आने वाले हैं बस। हाइपरबोला का इक्वेशन होता है x² / a² - y² / b² = 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और भी तरह का इक्वेशन हो सकता है। तो हाइपरबोला का शेप जनरली कैसा होता है, जैसे पैराबोला थोड़ा बंद था, ये थोड़ा और खुला हुआ होता है ऐसा, ये कर्व हाइपरबोलिक कर्व है ना, वो सब कर्व्स को हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं। जो भी हो, सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है, इवन एक बहुत फेमस हाइपरबोला है x × y = a कांस्टेंट, लोग इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एग्जांपल लेते हैं, कहीं हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, p × v इज़ अ कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ, p × v इज़ अ कांस्टेंट। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनता है इस तरह का, अगर p y पर है और v x पर है। क्यों, अगर v बढ़ेगा तो p घटेगा, है ना, आगे बढ़ेंगे, पर p × v कांस्टेंट रहेगा। तो एग्जांपल लो, यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क करते हैं, कोई ये x है, ये कोई y है, एग्जांपल लो, ये कोई भी x × y है, तो यहाँ पे ये x मान लो तुम्हारा लेंथ हुआ और y मान लो ब्रेथ हुआ, तो ये लेंथ × ब्रेथ जो भी आ रहा है, आगे चल के कोई भी, और ये मान लो x1 y बनता, आगे चल कोई भी x2 y2 भी अगर होता है, तो ये कोई x1 तो ये x2 है, ये कोई y, तो ये x2 y2 जो भी आएगा वो वापस वही आएगा, क्योंकि
ये एरिया और ये एरिया सेम रहेगा बिकॉज x इंटू वाई इज अ कॉन्स्टेंट, तो x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। इसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए पड़ा क्योंकि जो एरिया इस रेक्टेंगल का रहेगा वही एरिया इस रेक्टेंगल का भी रहेगा, इसलिए नाम पड़ा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बड़ा फेमस रिलेशन है, ऐसा रिलेशन बहुत जगह दिखेगा कि समथिंग इंटू समथिंग इज अ कांस्टेंट, y पर कुछ भी रहे x पर कुछ भी रहे, अगर समथिंग इंटू समथिंग इज अ कांस्टेंट दिखता है तो ग्राफ का शेप कुछ इस तरह का रहेगा। ये एक तरह का हाइपरबोला ही है वापस, जो भी हो, जिसका एक्सिस थोड़ा ऐसे ना हो के ऐसे, मतलब एक्स वाई है ना। उस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। मतलब अगर दोनों स्क्वायर्ड है और डिनोमिनेटर पे ऐसा कुछ नहीं है कि डिनोमिनेटर जैसे अलग अलग था तो वो एलिस बन गया था, उसका एलिस में क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग सेमी मेजर एक्सिस, इसे कहते हैं हम लोग सेमी माइनर एक्सिस। ये दोनों का अगर सेम हो जाए, देखो इसको इधर से प्रेस करो, इधर से खींचो, अगर ये सर्कल बन गया तो ऑब्वियसली इट्स अ मतलब सबका दोनों का ये लेंथ सेम हो गया, मतलब वो सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल में क्या होता है कि ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म मैच करेगा, इसमें दोनों स्क्वायर में हो और डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ अलग से ना हो। बट एलिप्स में क्या होता है, इसका ये और ये लेंथ अलग अलग होता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड एलिप्स, ठीक है। Obviously, you will never get confused in hyperbola and circle. You will get confused in ellipse and circle because दोनों closed structure है, whereas hyperbola and parabola is non-closed, right? एक बेसिक आइडिया बस ले रहे हैं चीज़ों का, ठीक है। तो अपने को क्या होता है, अलग अलग टाइम पर ना अलग अलग वेरिएबल्स के वर्सेस वेरिएबल का एक्सप्रेशन ग्राफ निकालने बोला जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग जगह पर। तो हम लोग सबसे पहले ट्राई करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने का। स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाले हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से कंपेयर करते हो, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, या फिर कोई भी जहाँ पे अगर पावर 1 तो इधर पावर 1, विल ट्राई टू कंपेयर विद अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अगर वो स्ट्रेट लाइन से मैच नहीं किया, विल ट्राई कि वो पैराबोलिक है कि नहीं। पैराबोलिक में कोई एक जन स्क्वायर होता है, एलिप्स दोनों स्क्वायर होता है बट डिनोमिनेटर में अलग अलग होता है, हाइपरबोला, सर्कल, सबसे कंपेयर करते हैं। अगर ये नहीं हुआ फिर देखते हैं अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक तो संगे संग दिख जाता है। एग्जाम्पल लो, अगर ये साइन एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है तो हम लोगों को पता है साइन 0 0 होता है। आई गेस बहुत लोग पढ़ भी चुके हैं मैथ्स में। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, 0 साइन 0 0 होता है, 90 साइन 90 1 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 270 पता होगा, साइन 270 -1 होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। साइन 360 वापस 0 होता है एंड फिर वो वापस रिपीट करेगा, है ना। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 0 होता है। तो अब मान लेते हैं कोई इक्वेशन है जो इस तरह दिया है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, और ये वर्सेस t दे दिया है। तो बस ये हुआ कि ये इमेजिन करो, मन में बोल सकते हो कि ये कुछ भी x अ कांस्टेंट टाइम x है और ये वर्सेस x है, राइट। और जो भी हो, साइन थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ अगर पता है तो साइन एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बना लोगे। बस ये a गुना किया गया है, तो जहाँ पे यहाँ पे +1 आता था वहाँ पे +a, और जहाँ -1 आता था वहाँ पे -a दिखेगा। क्यों? a टाइम्स हो गया, क्योंकि साइन का मैक्स वैल्यू +1 होता है, तो a टाइम्स साइन ax मतलब +a, और मिनिमम कितना होता है -1, तो a टाइम्स करें तो -a। इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिखा अगर हम लोग कहीं पर a साइन ओमेगा t वर्सेस t, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। क्योंकि हम देखें ये बस एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो बेसिक जो भी शेप पकड़ेगा वो इसकी वजह से पकड़ेगा, वो कि साइन है। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, 270 -1, 360 0, फिर वो रिपीट करेगा, फिर वो 90 180, है ना। ये हो सकता है कि कॉस का ग्राफ अगर होता, कोई अगर बोले कॉस एक्स तुम्हारे एक्सप्रेशन में, वाई के एक्सप्रेशन में कुछ भी कॉस एक्स का कुछ अगर फॉर्म होता, तो कॉस 0 क्या होता है भाई, 1 होता है, और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। अगर इसके ग्राफ को देखा जाए, ये कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। cos 270 is again 0, cos 360 वापस +1 एंड सो ऑन। अभी वही ये a टाइम्स हो जाए तो यहाँ पर ये प्लस है और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या फॉर्म तो ही रहेगा। तो ये कॉस का ग्राफ हो गया ऐसा कुछ।
है कि नहीं? अगर कोई बात करे फिर लेट्स से y वर्सेस tan x का ग्राफ है, मतलब tan x वर्सेस x का ग्राफ है, तो अपने को पता है tan 0 0 होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है ना? और -90 tan -90 मतलब हो गया तुम्हारा भाई हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल साइन tan cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो भाई एक बात समझो, जब भी कोई चीज़ 90 पर tan मतलब इस वैल्यू पर, जैसे tan 90 वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी तो किसी को नहीं पता कहाँ पर होता है, तो अपने ग्राफ जो बनाते हैं कुछ इस तरह का बनाते हैं, और ये ग्राफ कभी भी इस लाइन को छुएगा नहीं। अपने ऐसे स्ट्रेट लाइन को एसिम्पटोट कहते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें ना अपने एप्लीकेशन करते करते भी सीखते हैं। अभी तो बस एक रफ आइडिया लेके रख रहे हो ग्राफ के बारे में, जो चीज़ें पता होना चाहिए सबको। बहुत सारे बच्चों को ग्राफ्स को लेके कुछ कन्फ्यूजन था, या समरी चाहिए थी भाई ग्राफ का, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है? तो भाई tan 90 जो होता है वो क्या होता है कि वो होता है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो अब ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जाना है, मतलब ये ग्राफ का जो ये लाइन है, अगर ये यहाँ पे छुआ जाता, टच हो जाता मान लो, तो इसका मतलब हो गया कि ये ग्राफ tan 90 पे पहुँच गया, और इस समय जो भी y का वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होना चाहिए। पर इन्फिनिटी तो ऐसा चीज़ है जो दिखेगा नहीं ना, ऑब्वियसली इन्फिनिटी इज समथिंग विच वी कैन नॉट डिफाइन। अगर हम बोल दे कि भाई 1 लाख इन्फिनिटी है, तो वो तो इन्फिनिटी है ही नहीं। हम लोग इन्फिनिट मतलब ही इतना बड़ा कि हम लोग उसका अंदाज ना लगा पाएँ। तो ये ग्राफ कभी से छुएगा ही नहीं। तो ये ग्राफ बस इस तरह अप्रोच करेगा कि कभी छूने वाला है, पर कभी छुएगा नहीं। ऐसे स्ट्रेट लाइन को जो इस कर्व को कभी छूता नहीं है, इसे हम लोग एसिम्पटोट कहते हैं। सिमिलरली नीचे की तरफ भी ऐसे ही कुछ होगा, पर नीचे तरफ हो, क्यों? बिकॉज ये एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो एक तरह से देखा जाए फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट? सिमिलर थिंग विल हैपन फॉर सेकेंड एंड थर्ड। ऑल साइन tan cos, सेकेंड नेगेटिव है और थर्ड में tan पॉजिटिव रहता है। तो अगर अपने यहाँ वापस सोचें तो यहाँ पर वापस कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, समझा? ये 90, ये 180, ठीक है, 0, 90, 180, तो 90 से 180 नेगेटिव होता है। यहाँ पे सब पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे tan नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, फिर वापस नेगेटिव एंड सो ऑन, रिपीट होगा इस तरह, ठीक है? बस जानकारी के लिए। और अगर अपने को साइन कॉस tan का ग्राफ पता लग गया, तो कहीं ना कहीं सेक का ग्राफ सोचने लायक है। अपने को पता है सेक क्या है कि भाई कॉस का उल्टा है। कॉस का वैल्यू कभी भी +1 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना? वहीं पर उल्टे में सेक का वैल्यू कभी +1 से छोटा नहीं हो सकता। हाँ, जिस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है उसी क्वाड्रेंट में सेक भी पॉजिटिव होगा। ऑल साइन tan cos कहता है कि फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है। सिमिलरली सेक भी फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा। उसका मिनिमम वैल्यू है +1, बिकॉज कॉस का मैक्सिमम वैल्यू है +1, उसका रेसिप्रोकल है। तो जो ना हाफ, कॉस कभी अगर हाफ होता है तो हाफ का उल्टा क्या होता है 2, तो सेक का वैल्यू 2 पॉसिबल है, राइट? ना देखा जाए तो ये ग्राफ इधर रहेगा, cos 0 इट वॉज 1, sec 0 अगेन 1, है कि नहीं? और अब अपने को पता है x इक्वल्स टू 90, sec 90, cos 90 क्या होता है 0, तो sec 90 क्या होगा? अनडिफाइंड या इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा, वापस एसिम्प्टोटिक, है ना? आगे 180 पे कितना होगा? cos 180 इज -1, राइट? सेकेंड और थर्ड में cos नेगेटिव है, तो लेट्स से दिस इज x इक्वल्स टू π/2, 3π/2। अपने को पता है 90 पर इनफाइनाइट और 270 पे भी इनफाइनाइट, बट ये कौन सा क्वाड्रेंट था? फर्स्ट, और ये क्या है? सेकंड, यहाँ तक, फिर यहाँ से थर्ड। तो सेकंड थर्ड में तो कॉस नेगेटिव था, और मिनिमम वैल्यू कितना है सेक का? कॉस का मैक्सिमम है +1 और -1 एक्सट्रीम्स। सेक का मैक्सिमम और मिनिमम, सेक का मिनिमम क्या होगा? +1, और यहाँ देखा जाए तो -1, बाकी तो फिर इन्फिनिटी चला जाता है।
समझ रहे कैसे? cos 180 इज -1 तो sec 180 इज -1। अब इसके बाद cos का वैल्यू घटता तो sec का वैल्यू बढ़ेगा। सेम अगेन वापस वहाँ पे वापस वही होगा फिर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर रिपीट होगा। अभी आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में कैसा होगा वैल्यू वापस? पॉजिटिव, x इक्वल्स टू 2π, फिर इस तरह एंड सो ऑन। इस तरह ग्राफ रिपीट होने वाला है सेक का। ट्राई योरसेल्फ फॉर कोजेक एंड कॉट। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ। ये रफ आइडिया सब रख के रखो, यू नेवर नो कब क्या एप्लीकेशन में काम में आए। हम लोग बहुत सारा बात करेंगे ग्राफ के बारे में। हम लोग को सिर्फ ग्राफ जानना नहीं है, ग्राफ के बारे में, ग्राफ के स्लोप के बारे में और उससे क्या क्या अंडरस्टैंडिंग डिराइव कर सकते हैं उस बारे में बात करेंगे सेकेंड पार्ट में, राइट? फिलहाल तो बेसिक जान लें सारे। तो अब बात आता है एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ जनरली क्या होता है? कोई भी e का e टू पावर x हो या फिर कोई a टू पावर x हो, मतलब कांस्टेंट टू पावर अ वेरिएबल। हम लोग को पता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेट्स से 3 टू पावर -2 ही हुआ तो क्या होगा? 1/3 स्क्वायर विच इज़ 1/9। इफ इट इज़ 3 टू पावर -10 it is 1/3 to power 10, it will again will tend to 0 but not 0. 3 to power minus infinity, तो 1/3 to power infinity will tend to 0, है ना? So again 3 to power 0 is what? 1, है ना? 3 to power 1 is what? 3. तो अब क्या है, एक बात समझो, ये लाइन पर x इक्वल्स टू, मतलब ये 0 है ऑब्वियसली, ये x 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू होता है 1, इसके इधर वैल्यू बढ़ेगा, इसके वैल्यू इधर घटेगा, राइट? e टू पावर x का, हाँ, राइट? सारी बेसिक बातें भाई। अगेन 3 टू पावर, अगर हम लोग लिखते e टू पावर -x का ग्राफ बनाना है, तो जो चीज़ नेगेटिव x पे हम लोग को मिल रहा था वो रिजल्ट पॉजिटिव x पर होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग माइनस लगा दे रहे हैं। तो जैसे e टू पावर -2 पे जो रिजल्ट आता था वो e टू पावर ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, तो x की जगह जो -2 पुट करते थे तो x का वैल्यू -2 पे -2 मिलता था, अब +2 पे -2 मिला बिकॉज e टू पावर -x का ग्राफ है। कंफ्यूज कर दिया, फिर से बताते हैं। e टू पावर x का ग्राफ अगर बनाने बोल रहे हैं तो कुछ इस तरह ग्राफ बनता है। क्यों? e टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, और e टू पावर x से जगह पुट करते -infinity तो इट विल टेंड टू 0, e हो या फिर a हो, जो भी हो। e भी तो कांस्टेंट है ना, एक्सपोनेंट, राइट? 2.718 एंड सो ऑन, अ फेमस कांस्टेंट, सीरीज से जन्म हुआ इसका, जो भी हो। अगर ग्राफ बनाने बोल दे, ये था e टू पावर x का ग्राफ। लेट्स से वी आर टॉक्ड अबाउट e टू पावर -x, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, छूने मत दो इसको भाई। इज e टू पावर -x, when x is 0, e टू पावर 0 1, e टू पावर -0 भी 1, बट अब जब x पॉजिटिव है तो ये ऊपर में नेगेटिव बच रहा है, और जब x नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाए, तो जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आ जाएगा। एक तरीके से अबाउट y रिफ्लेक्शन हो गया, अबाउट y एक्सिस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया ग्राफ को, यहाँ का पार्ट इधर बना दिया और यहाँ का पार्ट इधर बना दिया, दैट्स ऑल, राइट? सो दैट्स लाइक एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसी को लोग कभी बोलते हैं ना एक्सपोनेंशियल राइज कर रहा है, तो ग्राफ को इस तरह दिखाया जाता है, या फिर एक्सपोनेंशियल डीके कर रहा है, तो ये काफ़ी काम में आता है केमिस्ट्री में वाला ग्राफ। फिलहाल इसके बारे में बहुत डिटेलिंग करने वाले हैं, और विल टॉक अबाउट दिस मोर इन डिटेल लेटर ऑन, ठीक है ना? लॉगरिथम, तो जैसे e का पावर x, मतलब e टू पावर x का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, गिवन e इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव नहीं हो सकता। सिमिलरली लॉगरिथम में जो x होता है, आई होप ऑल ऑफ यू कैन रिकॉल बैक, लेट्स से 2 टू पावर 3 इज 8, है ना? तो 2 का पावर में अगर कोई भी अलग अलग वैल्यू देंगे तो अलग अलग रिजल्ट आएगा। ये अलग अलग रिजल्ट मेरा y है, और ये जो देंगे ये x है, ये इंडिपेंडेंट, और इस पर y इस पर डिपेंड कर रहा है ना। इफ आई थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस, तो ये 2 टू पावर, मान लो एग्जांपल लेते हैं, 3 था तो 8 आ रहा था, तो log ऑफ 8 बेस 2 इज व्हाट? 3। तो 2 के पावर में क्या देंगे, 2 के पावर में क्या देंगे कि 8 आया होगा, हाँ? नाउ अगेन
हमको अब इस बार ये पता है कि यहाँ पे क्या है, और इस बार हम लोग को ये निकालना है। मतलब समझने वाला बात है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में बहुत अच्छा रिलेशन है। यहाँ पे जो x था वो यहाँ पे y है, तो पहले समझो क्या था ये 2^3 जो था वो हम लोग का x, और ये 8 तरह से y। हम लोग अलग अलग x पुट करेंगे, अलग अलग हम लोग को y मिल रहा था। एग्जाम्पल लो, 3 डाले तो हम लोग को 8 मिला। यहाँ पे है कि 2 के पावर में क्या देंगे कि 8 आएगा, तो 8 मेरा गिवन है, हम लोग डाल रहे हैं इंडिपेंडेंट, ये हम लोग पुट कर रहे हैं, ये y पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये हम लोग का अब हो गया x, और ये हम लोग का हो गया y। तो जो यहाँ पे x था, हाँ जो यहाँ पे सॉरी y था वो यहाँ पे x है, जो यहाँ पे x था वो यहाँ पे y है। तो ग्राफ पूरा पूरा बस रोटेट कर जाता है। जो ग्राफ लास्ट टाइम हम लोग ऐसे बनाए थे, यहाँ पे ये हम लोग का क्या था y था, और ये हम लोग का x था। तो अब इसी ग्राफ को सीधा कर दिया जाए इस तरह का। लॉग या फिर ln x वर्सेस x का ग्राफ जनरली ऐसा होता है। ये x, ये ग्राफ इज नॉट डिफाइंड फॉर लेस देन 0, ये डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। लॉग ऑफ अ नंबर लेस देन 0 पॉसिबल ही नहीं है। जैसे 2 टू पावर कुछ भी दे दो, ये नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो उस नेगेटिव का लॉग पॉसिबल ही नहीं है। उल्टा बात हो गया ना, यहाँ पे जो x था वो यहाँ पे y बन गया, और जो यहाँ पे y था वो यहाँ पे x बन गया। तो log 1 इज व्हाट 0, log 1 इज व्हाट 0, है ना। तो इस तरह ग्राफ हो गया, राइट। और इसके अलावा बाकी जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, इन सब पे भी हम लोग ग्राफ सोच सकते हैं, और वो इन पर जो ग्राफ बनता है वो क्रिटिकल पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके बनाया जाता है, राइट। लेट्स से एक बड़ा फेमस एक्सप्रेशन है, मान लो हम लोग को बोला था e वर्सेस x का ग्राफ बनाना है, एंड लेट्स से दिस इज kqx r² प्लस x² टू पावर 3/2। लेट्स से ऐसा कुछ है। अब ये ना स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है, ना पैराबोलिक से मैच कर रहा है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक, ना एक्सपोनेंशियल, ना लॉगरिथम। ये कोई भी एक अलजेब्रिक ग्राफ बनेगा इसका। तो e अपना y पर हुआ, x इधर हुआ। अब हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्जर्व करेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, x0। तो x0 डालो तो e कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट्स से ये x बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। लेट्स से दिस x now tends to be very big in compared to r। तो नीचे क्या बचेगा, kqx r² प्लस x² टू पावर 3/2 में क्या बचेगा, खाली x² बचेगा, बिकॉज r बहुत छोटा है। तो ये x³ बचेगा क्या, kq बाई x²। कैसे, ये x³ हो गया और ऊपर x था। हाँ, नाउ अगेन फर्दर आगे बढ़ो। इफ नाउ दिस x टेंड्स टू इन्फिनिटी, e विल टेंड टू 0। ये बहुत बड़ा होगा तो पूरा एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा। तो पहले 0, बाद में टेंड्स टू 0, तो जरूर वैल्यू बड़ा होगा पहले, फिर घटा होगा ऐसे, राइट। हम इस तरफ ग्राफ बना रहे हैं। कैसे प्रेडिक्ट किए, x0 पे e0 था, x जब बड़ा तो ग्राफ कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन ले लेगा, बहुत बड़ा होगा मतलब r के कंपेयर में। और x जब टेंड्स टू इन्फिनिटी तो e विल टेंड टू 0, तो ग्राफ विल टेंड टू 0। ग्राफ कुछ इस तरह का शेप लेगा। 10 to 0 मतलब हुआ कि भाई पहले 0 था, बाद में 10 to 0 कर, जरूर वैल्यू बढ़ के फिर कभी घटा होगा, लगा तो 0 रहेगा नहीं। इस तरह समझना पड़ा इस चीज को। इस तरीके से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं कुछ कुछ बेसिक चीजों को समझ के। तो जैसे ये जो था, इस तरह का बहुत सारा एक्सप्रेशन हम लोग को रियल लाइफ में मिलता है जो कि कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच ना करे, ऐसा हो सकता है। तब हम लोग को थोड़ा सा लॉजिकली, थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट को ऑब्जर्व करके समझना पड़ता है ग्राफ। और बाकी सारी जो हैं, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म वाले ग्राफ भी मिलते हैं। अगर ऐसा मिलता है तो काफ़ी अच्छा बात होता है, हम लोग के लिए आसान होता है कभी करना। और हर ग्राफ में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उस ग्राफ का स्लोप, और दूसरा उस ग्राफ के अंडर में जो एरिया कवर होता है। अपने स्लोप और एरिया पर डिस्कशन और करेंगे आने वाले वीडियोस में, ग्राफ पर जब बात और करने वाला है, और हम लोग और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे इस वाले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना कोई बात समझ के रखो, नेक्स्ट वाले वीडियो में इस पर और डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। दिस मच, थैंक यू, कीप वॉचिंग।